जय हिंद दोस्तों, मैं जीशान आपका फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था और आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो हम समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लें हम। परिभाषा तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, लेकिन एक बार आपको बस जल्दी में बता दे रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं जानता वो भी जान ले। ठीक, तो परिमेय क्या होता है? जो चीज़ किस फॉर्म में लिखी जाए, P/Q, मतलब P बटे Q के रूप में लिखी जाए, और जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक। ठीक, लेकिन एक कंडीशन दी जाती है और उसमें क्या होता है कि जो Q हो वो जीरो ना हो। ठीक, अब Q जीरो ना हो, अब ये कहा गया कि पूर्णांक हो, तो जीरो जो है वो भी पूर्णांक होता है, लेकिन यही इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है कि Q क्या हो, हमारा जीरो ना हो। ठीक, अब इस पर हम एक एग्जाम्पल अगर देखें, क्या लिखा है? 5/3। तो 5 हमारा क्या है? 5 और 3 दोनों क्या है? हमारे पूर्णांक है। ठीक, अब कहा गया है हमारा परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है कि जो P/Q के रूप में लिखा हो, ये P/Q के रूप में आपको दिख रहा होगा। P/Q के रूप में आपको दिख रहा होगा। अब आपको ये देखना है कि Q क्या है। कंडीशन जो दी गई थी कि Q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q हमारा जीरो ना होकर जीरो से बड़ा है, इसलिए एग्जाम्पल बिल्कुल सुटेबल है किस पर? परिमेय संख्या पर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो किस फॉर्म में ना लिखा हो, P/Q के रूप में ना लिखा हो। क्या हो? ना लिखा हो। जो चीज़ P/Q के रूप में ना लिखी हो वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। ज़्यादातर इसका जो एग्जाम्पल आता है वो किस में आता है? रूट में। जो चीज़ें रूट में हो, जैसे √2, √3, √5। और एक एग्जाम्पल क्या होता है? पाई। ठीक, अब पाई क्या? अब आप लोग ये भी सोचना, आप डाउट ये हो गया होगा कि पाई जो होता है वो तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक, तो ये तो P/Q के रूप में दिख रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर तो गलत बता रहे हैं कि ये पाई भी होगा परिमेय संख्या। तो इसमें समझने की चीज़ ये है कि जब 22/7 आपको दिया क्यों गया है? 22/7 आपको दिया गया है, ये लगभग का मान दिया गया है। जब कोई चीज़ें आपको सवाल भिन्न में मिले, जब कभी आपको भिन्न की सवालें सॉल्व करने में, तो 22/7 इसलिए दिया जाता है कि भिन्न की सवालों को सॉल्व करने में आसानी हो, आपको आसानी के लिए दिया गया। लेकिन ये इसका लगभग मान है, निश्चित मान नहीं है। तो इसका जो वो मान होता है निश्चित में 1.432 ऐसे समथिंग जो होता है। ठीक, तो ये निश्चित मान होता है, ये लगभग में मान होता है। इस वजह से पाई को क्या किया गया है कि क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब इसके बाद हमको देखना है कि वास्तविक संख्या असल में संख्या बना तो परिमेय और अपरिमेय से है, लेकिन ये देखना है कि परिमेय और अपरिमेय इसका पूरा एक समझ लीजिए संख्या का पूरा चार्ट। क्या देखना है हमें? संख्या का पूरा चार्ट। सॉरी, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या अभी हमने पढ़ा क्या, अपरिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है, मतलब ये किसमें दो पार्ट में हो जाएगा, ठीक ना। किसमें होगा? दो पार्ट में। एक क्या हुआ परिमेय और एक क्या हुआ अपरिमेय, है ना। जैसे कि दादाजी हैं, आपके दादाजी हैं और दादाजी के दो बेटे हैं, एक और ये क्या हुए आपके पिताजी एक चाचा जी, है ना, दो लोग हुए। तो इसे आपको समझना है। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, क्योंकि आप लोग इस ज़्यादा समझदार हों। तो अब परिमेय है, तो जो परिमेय हैं उनके क्या हैं, दो पुत्र हैं। एक कौन है? एक है कौन? पूर्णांक, और दूसरे कौन है? भिन्न, ठीक। और अपरिमेय जी की शादी ही नहीं हुई। क्या इनकी शादी ही नहीं हुई? जब शादी नहीं हुई तो इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। अब पूर्णांक है, तो अब पूर्णांक में हमें परिमेय तो आप एग्जाम्पल देखें, आप परिमेय के एग्जाम्पल देखें। पूर्णांक में अब एक चीज आपको समझना होगा, पूर्णांक का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरफ क्या होता है -1 -2 -3, ऐसा, ठीक। तो अब हमको ये देखना है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो अब ये पूर्णांक जो है ये 3 भाग में आपको बटेगा। किस में बटेगा? भिन्न तो आप जानते ही हैं, भिन्न का एग्जाम्पल क्या होगा, 2/5, 3/6, आप माइनस में भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूर्णांक जो है ये किस में बटेंगे? 3। अब जैसे मान लीजिए पूर्णांक आप ही हैं, तो आप क्या होंगे? 3 बेटे होंगे, ठीक। एक कौन होंगे? धनात्मक होंगे, और दूसरे क्या होंगे? शून्य होंगे, तीसरे कौन होंगे? ऋणात्मक होंगे, ठीक ना। तो शून्य का तो 0 है ही, ऋणात्मक में जो माइनस वाली चीजें हैं इधर आपको दिख रहा होगा वो है, ठीक। धनात्मक में भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ठीक। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये चार्ट समझ में हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़, अब वास्तविक संख्या हुआ, अगर ये कहा जाए, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल भी आपको आना जरूरी है। तो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल होगा, जो एग्जाम्पल परिमेय और अपरिमेय क्या है वही एग्जाम्पल वास्तविक संख्या हो, क्योंकि ऊपर ही लिखा है हमने कि क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जो इसका एग्जाम्पल और इसका होगा वो दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे? वास्तविक संख्या के। जैसे कि मान लो -3/5 दे दिया गया, और ये क्या दिया गया? √2 पाई, और एक क्या दे दिया गया? 5/9। ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? वास्तविक संख्या के। मतलब परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है वास्तविक संख्या, ठीक ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमको इसके बाद वाली टॉपिक क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको देखना है, तो एक शब्द आ रहा होगा प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना।
क्या है, प्रमेयिका। अब लिखा हमारे टॉपिक क्या है, टॉपिक देखते हैं उसके बाद। सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, प्रमेयिका है, प्रेमिका नहीं है, ठीक ना। नहीं, कुछ बुद्धिमान होंगे जो समझ जाए। अब प्रमेयिका है, ठीक ना। अब प्रमेयिका की बात हो रही है तो वही हमने बताया कि प्रमेयिका क्या है समझ लेना चाहिए। प्रमेयिका यह है क्या, ठीक। उसके पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि यूक्लिड क्या है। ये जो प्रमेयिका है ये आया कहाँ से, तो ये इसका इतिहास अगर जब जानेंगे, इतिहास अगर इसका देखें तो एक है क्या, यूक्लिड। ये आया किस बुक से है, एक बुक का नाम है क्या, यूक्लिड एलिमेंटस। क्या है, एलिमेंटस। यूक्लिड एलिमेंटस नामक बुक से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिया गया है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी दूसरी टॉपिक हम प्रमेयिका डाले थे ना, अब इसको थोड़ा नीचे डाल देते हैं ना, प्रमेयिका। प्रमेयिका, अब ये क्या है, प्रमेयिका क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है ना। अब ये हुआ ना, ये इतिहास उसका पता चल गया। ये किस बुक का है, यूक्लिड एलिमेंटस नामक जो है बुक है। क्या है, बुक यानी किताब से, ठीक ना। तो ये बुक नहीं कर रहे हो, नहीं मान लो टिकट उकट जैसे बुक करते हैं वो समझ लो। तो ये प्रमेयिका हमको क्या पता चल गया, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या समझने के लिए आपको बता दिया गया है। के बाद फिर हम आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। मिटा देना। लाल वाले से लिखें, ज़्यादा साफ चटक दिखाई देगा आपको। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक। क्या, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ना हैं, जहां पूर्ण संख्या, इधर भी रहेगा, बी और क्यू क्या है, विद्यमान हो। ये अब इसका कह क्या रहा है, इसका सीधे सीधे आप जो समीकरण में समझेंगे तो वो क्या होगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बढ़िया रंग बिरंगा करेंगे ना, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये कर दे, है ना। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस चीज़ को समझेंगे। अब ये इसमें एक चीज़ और कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, जो आपका आर होगा, क्या होगा, आर जो होगा, और ये क्या है, बी। जो आर होगा वो बी से बड़ा होगा या जीरो, जो आर होगा वो जीरो होगा या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा।
आर जो होगा हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद जो बी क्या है वो क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। मतलब जो आर हैं मिस्टर आर वो बी से हमेशा छोटे होंगे, लेकिन 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। और 0 भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। ये कंडीशन है, क्या है, कंडीशन। ये हुआ, ठीक ना। अब इसमें एक चीज़ आपको ये समझना है कि ये बी क्यू प्लस आर ये किस विभाजन की तो बात हुई थी, मतलब डिवीज़न की। तो ये अब आपको समझना हो कि इसमें बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ए क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ देखना होगा, ठीक। अब ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई सा अंक है 33 है, इसको हम भाग कितने से करेंगे, 8 से। तो क्या होगा, 8 चौक 32, 3 3 आधों में से एक बचा, सीधी सी बात। अब इसमें आपको समझना है कि ये सब ये क्या है, ये जो 33 है ये हमारा क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य। 8 क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। 4 क्या है हमारा, ये है क्या, भागफल। क्या है, भागफल। 1 क्या है हमारा, शेषफल। क्या है, शेषफल, ठीक ना। भाजक, भागफल और भाज्य और ये शेषफल। अब हम ये देखें, ये जो 33 दिया गया है ना, 33 ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लीजिए, जहाँ ना बढ़िया नोट्स बनती चले, एक बढ़िया देखते। अब जहाँ ए बराबर क्या है, लिख लीजिए भाज्य। क्या है, भाज्य। जो बड़ा होगा वही हमारा ये है भाज्य, मतलब बड़ी वाली संख्या, ठीक ना। भाज्य ए हमारा क्या है, भाज्य। बी क्या है, भाजक। और क्या है, क्यू हमारा क्या है, भागफल। और आर हमारा क्या है, शेषफल, ठीक ना। तो ये आपको पता चल गया होगा ए कहाँ से आया, बी क्यू आर, ये सब चीज़ें आई कहाँ से, ये भाग से, क्योंकि विभाजन की बात हो रही है ना। तो विभाजन की जब बात होगी तो हम भाग से ही पता करेंगे। तो ये क्या है, 33 हमारा क्या है, 33 हमारा क्या है, भाज्य हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी। और ये भाजक हो गया और ये भागफल हो गया, जो शेष बचता है वो शेषफल है। ये तो आप पिछली कक्षा में इसके बारे में जानते होंगे, न जानते हो तो जान लीजिए। अब ये हमको पता चल गया कि ये संख्या क्या होती है। अब ये सवाल उठता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम बताएं। हो गया ना। इसका उपयोग किया जाता है HCF जानते हैं ना, मासा। मतलब दो संख्याओं का के बीच के जो मासा निकलता है, HCF निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक ना। अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, एक चीज़ लिखा था हमने मिटा दिया। लिखा था क्या, A = BQ + R। ये तो हमारा समीकरण हो गया। अगर इसको हम सार्वत्रिक में देखें तो ये क्या हो सकता था, A हमारा क्या है, भाज्य है। B क्या है, भाजक है। और B के साथ Q गुणा है, तो Q हमारा क्या है, भागफल है, ठीक ना। और प्लस क्या है, R हमारा क्या है, शेषफल। ये आपका क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो समीकरण है वो सार्वत्रिक है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, लिख लीजिए ना। दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया लाल है, डेंजरस वाला। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो संख्याओं का
HCF, क्या HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, क्या करने के लिए, इसको मिटा ही दें तो ज़्यादा अच्छा। जाओ तुम, मासा निकालने के लिए, है ना, दिख रहा है ना, क्या दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आएंगे सवाल पर, इस पर एक सवाल करेंगे, एक दो करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, हमने बताया था क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग HCF यानी मासा निकालने के लिए किया जाता है। तो अब हम सवाल लिए हैं, दो सवाल हमने लिया है, उसको हल करते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल कौन सी सवाल का करेंगे, हल करेंगे पहली सवाल, ठीक ना। अब भाग तो आता ही होगा सबको, है ना। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको समझने के लिए है क्या कि ये जो दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, अभी हमने आपको पहले बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या होगी आपका वो क्या होगा, ए मतलब भाज्य, क्या, ए मतलब भाज्य, और उससे छोटी जो होगी वो हमारे क्या होगी, बी मतलब भाजक, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या पहली का क्या है, 280 है, उसमें हमने ए मान लिया। दूसरी क्या है, बी है कितना, 130। अब हमें क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो एक साइड हम भाग कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हमारा 280 और 130। अब इसका करें 13 दूनी 26, मतलब कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना हो गया 260। तो 0 में से 0 हुआ, 8 में से 6 गए, कितना आया 2, 2 में से 2। अब इसमें आपको एक ये चीज़ समझना होगा, ये जो 20 है ये आपका शेष फल बचा, लेकिन अब इसमें ये जो आपका यहाँ पर भाजक है पहला, ये भाजक आकर यहाँ पर क्या बनेगा, भाज्य का रूप ले लेगा, ठीक ना। तो यही चीज़ समझना है, ये भाजक आके यहाँ पर भाज्य का रूप ले लेगा। क्या होगा, 130 यहाँ हो जाएगा, तो 2 6 12 मतलब 120। ये 0 आया, ये कितना 1। अब ये जो भाजक यहाँ था वो आके किसका रूप लेगा, भाज्य का। यहाँ 20, 10 दूनी 20 मतलब, और जब शेषफल क्या होगा, जब शेषफल 0 आएगा, ठीक, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या होगा, जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF यानी मासा होगा, ठीक। अब हम इसका देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के कैसे उसमें दर्शाया जाएगा। तो a = क्या लिखा है, 280। तो इसका जो समीकरण होता है क्या, a = BQ + R, यही होता है। अब a = BQ + R, अब इसी पर हम रखते चलेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा HCF यानी मासा कितना निकल रहा है। अब a कितना है हमारा 280, तो 280 बराबर b हमारा यहाँ पर कितना है 130, ये क्या है क्यों है हमारा मतलब भागफल, तो गुणे कितना होगा 2 + R शेषफल हमारा कितना बचा है 20, ठीक। अब हमने बताया था कि जो हमारा यहाँ पर ये जो भाजक था वो आकर क्या बन गया था, भाज्य। तो भाज्य मतलब ये 130 जो है वो यहाँ चला आएगा, मतलब ये होगा क्या 130 बराबर, अब ये जो 20 आपका है जो शेष फल रहेगा वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो 20 गुणे कितना है हमारा यहाँ पर 6 है, तो मतलब भागफल कितना है 6। भागफल में कोनो चेंज नहीं होता है। अब उसके बाद हमारा शेष फल कितना बचा है 10, कितना बचा है 10। अब इस 20 को हम क्या बना लेंगे, ये आप समझिए कि आपका जो शेष फल था वो यहाँ भाजक का रूप ले लिया। अब ये जो भाजक है वो यहाँ पर किसका रूप ले लेगा, भाज्य का, मतलब 20 बराबर, और ये क्या होगा
जो शेष फल है वो किसका रूप ले लेगा, भाजक का। मतलब 10 गुणे कितना है वहाँ पर भागफल 2 प्लस जो शेष फल हमारा आया कितना 0। तो जब मैंने बताया कि क्या होगा, जब शेष फल हमारा क्या होगा 0 शून्य हो जाएगा, तब जो भाजक होगा क्या होगा, तब जो भाजक होगा वो हमारा क्या होगा HCF यानी मासा। अब ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीचे, यहाँ पर एक जगह ये लिख दीजिए, अतः 130 और 280 का मासा कितना है 10 है। ठीक ना, ये लिखने तरीका बढ़िया। आप इसको ऐसे हल करेंगे और उसके बाद ये लिख देंगे तो आपका समझ लो बढ़िया, एकदम सवाल एकदम मस्त हुई है। जब आप पेपर में लिखेंगे इससे तो जितने नंबर का रहेगा आपको पूरा नंबर दे मिलेगा। ठीक ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम दूसरे सवाल पर आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आप किस पर आएंगे, दूसरे सवाल पर आएंगे। तो दूसरी सवाल हमारी क्या है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दूसरी सवाल में हमको इसमें 3 संख्या दे दी गई है तो ये कैसे होगा। तो टेंशन ना लीजिए, आप बताएंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पूरा इसी वजह से हमने 3 संख्या के लिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आपको हमने मान लीजिए 2 का बता देते और छोड़ देते तो आप फिर जब 3 का देखते तो आपको दिक्कत होती कि यार ये कैसे हो गया, सर ने तो बताया ही नहीं था। तो इसलिए मैं 3 संख्या का भी लिया हूँ जिससे आपको आसानी हो। अब 3 संख्या वाला कैसे होगा, अब इस चीज़ को समझिए। 180 है, 252 है और क्या है 324 है ना, 3 संख्या है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 324, तो ये हमारा क्या होगा A, और सबसे छोटी संख्या क्या है 180, तो ये क्या होगा B। अब ये जो 252 है, आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में कैसे आ गया, ये तो इससे छोटा है, B ये होना चाहिए। जब 3 की अगर बात होगी, जब 3 संख्या दी रहेगी तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी वाली एक संख्या उठानी है। मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है 324, ये किससे बड़ी है 180 आप ले लीजिए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या को आप B मानेंगे। ठीक ना, हमने बताया भी था बड़ी वाली संख्या को और सबसे छोटी B। अब आप इसके बाद देखिए 252 है और ये किससे बड़ा है 180 से, मतलब इसमें आपको 2 बार हल करना होगा। कितनी बार करना होगा 2 बार। एक हमारा क्या हुआ सबसे छोटा 180 है, इसको हमने B इसको दोनों बार में मानना होगा, जो सबसे छोटा होगा उसको भी आपको मानना पड़ेगा, मतलब भाजक मानना पड़ेगा। और ये भाज्य आपको 2 संख्या मिलेगी, एक 324 है, एक क्या है 252 है। अब इस पे हम देखते हैं, जब सवाल हल करेंगे आगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका यहाँ पर एक किनारे क्या कर लेते हैं भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 324 वाला करते हैं। 324 उसको कितने से करना है 180 से। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा, 18 दूनी कितना होता है 36, तो ये कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा ना। तो ये कितना हुआ 180, 4 में से 0 गया 4 बचा, 12 हुआ, 12 में से 8 गए कितना हुआ 4 हुआ, 2 में से 1 गए 1 हुआ, कितना आया 144। और अभी हमने बताया था क्या, जो शेष फल होगा वो जाकर ये भाजक बन जाएगा और जो आपका भाजक होगा वो किसका रूप ले लेगा भाज्य का, मतलब 180। फिर कितनी बार जाएगा आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 1 बार जाएगा, तो 144। अब ये 10 में से 4 गए कितना बचा 6, और ये बचा क्या कितना है यहाँ पर 7, 7 में से 4 गए कितना हुआ 3, 1 में से 1 कट गया। ठीक ना, सॉरी ये कहाँ कर रहे हैं। अब ये हमारा जो शेष फल था वो भाजक का रूप ले लिया। अब ये 144 क्या होगा किसका रूप ले लेगा भाज्य का। अब इसमें आप देखिए कि कितनी बार जाएगा, तो 3 चौक 12, अच्छा चौको 24,
यानी ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। देख लेते हैं 4 बार जाएगा, इसमें इंक आ जाएगा। 4 छंग 24 का 4 हाथ से कितना 2 और 4 3 12 12 2 14, मतलब ये हमारा क्या हुआ, पूर्ण रूप से कट गया। शेष फल क्या हुआ, 0 हुआ। तो 0 हुआ तो ये भागफल हमारा भाजक जो मिला है हमें कितना है 36। तो एक का तो हमें ये पता चल गया 180 और 324 का क्या होगा। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, दूसरा हल करके लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या था 252 और क्या था 180, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 180, अब ये 2 में से 0 गए 2, मतलब 15 में से 8 गए 7, 1 में से 1 गए 0। अब ये हमारा क्या होगा, शेष फल भाजक का रूप लेगा। भाजक किसका हो जाएगा, भाज्य का रूप ले लेगा। 72 ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 7 14, 144। अब इसमें कितने बचेगा, 36 बचेगा। हाँ, अब ये 36 किसका, जो यहाँ पर जो भाजक था वो किसका, भाज्य का रूप लेगा। 36 दूनी 72, तो ये क्या हुआ, कट गया। हमें कितना मिला 36, यहाँ पर भी मिला है 36। अब देखिए ये हमारा भाग हुआ। तो अब आप देखिए कि दोनों का भाजक, यानी हमने जो दोनों को भाग किया 180 से, तो दोनों का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, भाजक मिल रहा है 1, मतलब दोनों का HCF कितना हुआ 36। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः कितना क्या था, अतः 180 252 और 324 का क्या HCF यानी क्या मासा क्या है 36 है। ठीक, ऐसे आप लिख दीजिए इसका और ये आप दिखा देंगे, आपके सवाल हल हो गई। क्योंकि दोनों का हमारा जो भाजक था वो क्या था, सेम था। सेम का मतलब हमने जब शेषफल 0 आया दोनों में, तो भाजक कितना बचा 36। तो ये 36 क्या है हमारा, ये क्या है मासा यानी HCF। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपको हमने 2 सवालें बताई, अब उसी के आधार पर हमने आपको होमवर्क दिया है। होमवर्क का मतलब आपको 3 सवालें दी गई हैं, उसको HCF यानी मासा निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आपको आसानी हो। तो आशा करता हूँ आपको आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया हो।